हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का फलक द किचन में। मिलेनियम सेट्स अस अपॉन के थर्ड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेन रोहान के आदमी ने हंगवन जुन पर शूट कर दिया था, जिसकी वजह से हंगवन जुन को 2 गोलियां लग गया था और सलाफ हंगवन जुन को लेके डीप ओशियन में कूद गया था। जिसके बाद वो जितना अंदर तक जा रहे थे ओशियन के, उतना ही हंगवन जुन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था और सलाह अपने माउथ से हंगवन जुन को सांसें ट्रांसफ़र कर रहा था। जब हंगवन जुन को होश आया तब सलाह ने उसे पूछा, लंजा ठीक हो ना तुम? सलाह के अचानक से ऐसे बात करने पर हंगवन जुन पूरा शॉक हो जाता है। वो हैरान भरी आंखों से सलाह की तरफ देखता है और कहता है, तुम बात कर सकते हो और तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम लंजा है? वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर हंगवन जुन को देखकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। वो हंगवन जुन को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद इतने साल ना बोलने की वजह से उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। ये तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कैसे हंगवन जुन को ये पूछ लिया। लेकिन जब उस क्रिएचर से कोई जवाब नहीं आता तब हंगवन जुन थोड़ा गुस्सा होकर उसे पूछता है कि बताओ, तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम लंजा है? ये नाम मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर बुलाती थी, तुम्हें कैसे पता? वो क्रिएचर बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से अब शब्द के बदले वो सुरीला धुन फिर से बज रहा था और उस धुन के पीछा करते करते वेन रोहान के आदमी भी उन लोगों तक पहुंच गया था और उन लोगों के ऊपर पिस्तौल से फायरिंग करने लगा था कि तभी वो क्रिएचर अपने एक टेंट्रिकल्स को बाहर निकलता है और उसी इंसान को अपने टेंट्रिकल्स से जकड़ लेता है और अपने एक हाथों को बाहर निकल के उसे कच्चा खा जाता है। जब से हंगवन जुन इस क्रिएचर को देखा था तब से इसे शांत ही देखा था। हाँ, हालांकि ये क्रिएचर एक 2 बार हमला किया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए। लेकिन पहली बार हंगवन जुन इस क्रिएचर को इतना फ्यूरियस रूप में देख रहा था, जो कि बेहद गुस्से में था और उसके पास जो कोई भी आ रहा था उसे कच्चा निकल जा रहा था। देखते ही देखते वेन रोहान के दूसरे पार्टनर जिन कोंगयाओ अपने साथ बहुत सारे स्टाफ ड्राइवर्स और बहुत सारे फोर्स लेकर आया था। हालांकि वेन रोहान की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इलीगल तरीके से रिसर्च कर रहा था, लेकिन उन लोगों के पास गवर्नमेंट का पूरा परमिशन था, उस लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिसके बाद ये तो नहीं कहा जा सकता था कि वो एक इलीगल कंपनी है। उन लोगों का रिसर्च सेंटर बिल्कुल लीगल था, लेकिन वो लोग बिल्कुल इलीगल तरीके से रिसर्च करते थे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जानवरों का नहीं, कभी कभी तो इंसान पर भी रिसर्च किया जाता था। वेन रोहान और जिन कोंगयाओ का पहले से ही सपना था कि वो लोग एक मरमेड या फिर एक मरमैन को पकड़ेंगे और उसके ऊपर अपना रिसर्च जारी रखेंगे, लेकिन मरमेड या फिर मरमैन ना से ही, लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला सलाह ही से ही। जब ये क्रिएचर उन लोगों के हाथ लगा था तब उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिया था और अचानक से इस जीव का अपने हाथों से निकलते हुए देखकर दोनों बिल्कुल बौखला चुके थे। कोंगयाओ अपने सारे स्टाफ्स को ऑर्डर देते हैं कि समंदर में चारों तरफ फैल जाओ और जहाँ कहीं भी वो क्रिएचर दिखे उसे कैद कर लो। अगर कैद ना पकड़ कर पाओ तो उसे जान से मार डालो, लेकिन जिंदा या फिर मुर्दा कैसे भी करके उन्हें हंगवन जुन और वो क्रिएचर दोनों ही वापस चाहिए। उनके ऑर्डर मुताबिक उनके सारे स्टाफ्स चारों तरफ फैल गए थे। वो डीप सी का क्रिएचर जो कि बाहर सरफेस में रहने की वजह से उसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हंगवन जुन एक इंसान था और वो पानी की इतनी गहराई में, और वो भी बिना किसी ड्राइविंग सूट या फिर बिना किसी इक्विपमेंट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा था। इसीलिए हंगवन जुन की वजह से वो क्रिएचर भी हंगवन जुन के साथ ऊपर ही हिस्से में ही था पानी के। हंगवन जुन जब देखता है कि चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जा रहा था और वो जानवर एक एक करके सभी लोगों को मार रहा था, हंगवन जुन को ये नज़ारा बड़ा ही अजीब लगता है। वो मन में सोचता है कि जब तक वो इस जीव के साथ रहेगा तब तक ये क्रिएचर अंदर नहीं जा पाएगा। वो इस क्रिएचर को अपने हाथों से छुड़ाता है और कहता है, देखो, इन सभी को छोड़ दो और प्लीज़ तुम अपने जगह में चले जाओ, तुम अपने घर में चले जाओ। हाँ, मेरा काम था तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर में पहुंचाना। तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा रिस्क लेके यहाँ तक आया हूँ। इसके बाद शायद मेरा करियर भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन प्लीज़ तुम सेफली अपना घर वापस चले जाओ। वो क्रिएचर हंगवन जुन को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो वहाँ से एक पैर भी नहीं हट रहा था। हंगवन जुन फिर से उसके सामने हाथ जोड़ता है और प्लीडिंग करता है कि देखो, तुम प्लीज़ चले जाओ, तुम तो बात कर सकते हो ना, तो प्लीज़ तुम चले जाओ। तुम्हारा वहाँ पे शायद और भी फैमिली मेम्बर्स होगा, उन लोगों के साथ तुम जाओ और खुश रहो। और हाँ, माफ़ कर देना हमें, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये जो कुछ भी तुम्हें सहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरी जिद के कारण तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन वो क्रिएचर हंगवन जुन को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तब हंगवन जुन सोचता है कि शायद वो खुद ही चला जाए। अगर वो चला जाएगा तो शायद वो क्रिएचर भी अपने रूम में वापस चला जाएगा। हंगवन जुन वहाँ से वापस जाने के लिए मुद्दा ही है कि तब अचानक से वो क्रिएचर फिर से बोल उठता है। वो हंगवन जुन से कहता है, लंजा मत जाओ प्लीज़। हंगवन जुन फिर से हैरान हो जाता है। उसे पहले बारी तो लगा था कि शायद उसके कानों में वो आवाज़ गूंजा था, लेकिन अब इसने फिर से इस क्रिएचर को बोलते हुए देखा। हंगवन जुन फिर से उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम लंजा है, तुम मुझे कैसे जानते हो?
लेकिन वो क्रिएचर फिर से कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो बोलना तो चाहता था लेकिन उसके साथ उसके मुंह के अंदर ही मानो जम गया था। तभी हंगवन जून नोटिस करता है कि चारों तरफ से उन लोगों पर हमला किया जा रहा है। वो एक लंबी सी सांस लेता है और उस क्रिएचर की एक टेंट्रिकल्स को पकड़ता है और उसको गहरे पानी की तरफ ले जाने लगता है। थोड़ी गहरे पानी में जाने के बाद वो उस जीप को कहता है कि देखो यहाँ से तुम अपने घर चले जाओ। ये कह के हंगवन जून वहाँ से निकल जाता है। हंगवन जून ने सोचा कि वो जीप उसे नहीं छोड़ेगा। अगर वो खुद ही वहाँ से चला जाए तो शायद वो जीप अपना घर वापस चला जाए। यही सोच के वो इस जीप को वही पानी में छोड़कर ऊपर की तरफ आने लगा। वो एक तरफ गया जहाँ पे जाके वो अपने वाटरप्रूफ वॉच को निकालता है और उससे एक सिग्नल भेजता है। कुछ ही मिनट बाद वहाँ एक बोट आके रुकता है। उस बोट में सुई यंग और सोंगलैन था। वो लोग हंगवन जून को उस बोट के ऊपर लेता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वही सलाह भी अपने घर वापस चला गया था। वो जा ही रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो हंगवन जून को खो के वो क्रिएचर फिर से मायूस हो गया था। वही दूसरी तरफ जिन कोंगायो और वेन रूहान पागलों की तरफ पूरे ओशियन में चप्पा चप्पा छान मारता है उस क्रिएचर के बारे में, लेकिन उन्हें उस क्रिएचर के बारे में ना ही कुछ पता चलता और ना ही हंगवन जून के बारे में कुछ पता चलता। अब हंगवन जून सोंगलैन और सुयांग के साथ अपने घर पे वापस चला आया था। हंगवन जून एक सीक्रेट जगह पे रहता था और शांति से अपना रिसर्च के काम को अंजाम देता था। सभी लोगों के आंखों से बहुत दूर किसी को भी उसके असली अड्डे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हंगवन जून अपने घर में जाता है। उसका घर बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा सा घर था। घर के बैकयार्ड में उसका रिसर्च का बहुत बड़ा एक लैब तैयार किया गया था। उसके घर में सिर्फ 3 कमरा था, एक किचन था और एक डाइनिंग रूम था। उन तीनों कमरे में से एक हंगवन जून का कमरा था और बाकी 2 कमरे में एक सोंगलैन और एक सुयांग रहता था। जब वो लोग बोट में थे और रास्ते में थे तब सुयांग और सोंगलैन ने हंगवन जून से कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन घर में आने के बाद वो लोग हंगवन जून पर सवालों की बरसात करने लगे। वो लोग एक साथ पूछने लगे कि आखिर हंगवन जून ने उस क्रिएचर को कहाँ छोड़ के आया है। हंगवन जून चुप था, उन्हें कुछ भी नहीं पता रहा था, लेकिन बार बार पूछने पर हंगवन जून उन लोगों को बता देता है कि उस क्रिएचर को वो डीप सी में छोड़ के आया है और वो उम्मीद करता है कि वेन रूहान उस तक कभी भी ना पहुँच पाए। भले ही हंगवन जून उस क्रिएचर को वही ओशियन में छोड़ के आ गया था, लेकिन आने के बाद उसे एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। उसे बार बार वो लफ्ज़ याद आ रहा था जो कि उस क्रिएचर ने उससे कहा था। उसे बार बार अपना वही नाम याद आता है, लंजा, जो कि उसका मदर कभी लिया करती थी। हंगवन जून जब हाई स्कूल में था तभी उसका पेरेंट्स का अचानक से एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, जिसके बाद हंगवन जून अकेला ही रहता आया था। कुछ साल बाद वो सुयांग से मिला था। सुयांग भी उसके तरफ ऑर्फन ही था और सुयांग को भी इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए वो हंगवन जून से कहता है कि वो हंगवन जून को एडमायर करता है और हंगवन जून के साथ काम करना चाहता है। हंगवन जून भी सुयांग को डेडिकेशन को देखते हुए उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे सुयांग को इस काम में मन नहीं लग रहा था। वो तो बस हंगवन जून के लिए वो काम को कर रहा था, क्योंकि दोनों के लिए ही सुयांग और हंगवन जून एक दूसरे के लिए एक दूसरे के फैमिली थे। वही एक दूसरे के अलावा उन दोनों के पास ही और कोई नहीं था। सुयांग हमेशा से हंगवन जून को एक दोस्त की नज़र से ही देखता था, लेकिन एक बॉस की नज़र से रिस्पेक्ट भी दिया करता था। हंगवन जून ने तो कई बार उसे कहा था कि वो उसे बॉस ना कह के उसका नाम बोल के पुकार के कहे, लेकिन सुयांग ने कभी भी नहीं माना था। वो हमेशा से ही हंगवन जून को अपना बॉस कहकर पुकारता था। कुछ दिनों से हंगवन जून बहुत ही बेचैन रहने लगा। उसके आंखों में बड़ी बड़ी डार्क सर्कल्स थे और उसके मुंह का रंग भी हल्का हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे जॉन्डिस हो गया था, क्योंकि उसका रंग पूरा फीका पड़ गया था। उसे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आता था। जब भी वो सोने की कोशिश करता फिर से उसी धुन उसे सुनाई देता, और अब तो उस धुन के साथ साथ उस धुन को गाने वाला भी उसे दिखाई देता। हंगवन जून को ऐसा लगता था कि मानो उस क्रिएचर के साथ उसका कोई तो रिश्ता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। उसने कई सारे रिसर्च किया, बड़े बड़े लाइब्रेरी में गया ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके, लेकिन फिर से उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ निराशा और डिसअपॉइंटमेंट ही लगता है। हंगवन जून को ऐसे परेशान देखकर सुयांग और सोंगलैन आखिर पूछ ही लेते हैं कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। जब से वो उस क्रिएचर को छोड़ के आया है तब से वो ऐसा क्यों बन गया है। तब हंगवन जून फाइनली उन लोगों को सच बता देता है कि कैसे वो उस जीप को वहाँ छोड़ने के लिए गया था, और कैसे उसका सांस फूल रहा था, और कैसे उस जीप ने अपने मुँह से उसे सीपीआर दिया था, और तो और उस जीप ने उसे उसका नाम कह के भी पुकारा था। उसके बातों को सुनकर सोंगलैन और सुयांग हंसने लगते हैं। भले ही वो लोग एक दूसरे के बॉस एम्प्लॉय थे, लेकिन वो लोग बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा बातें करते थे। हंगवन जून ने कभी भी उन लोगों के ऊपर अपने वादे का इस्तेमाल नहीं किया था, और ना ही उन लोगों ने कभी हंगवन जून को डिसरेस्पेक्ट किया था, लेकिन वो लोग हंगवन जून को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके चलते ये तीनों बिल्कुल एक फैमिली जैसा
बन गए थे। जब हांगवन जुन ने उन लोगों को कहा तो दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दोनों ने ही कहा कि ये तो नामुमकिन है, भला वो जब इतने दिन से बातें नहीं किया तब अब कैसे बातें कर सकता है। हांगवन जुन ने कहा कि सच में वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा, वो सच में सब कुछ सच कह रहा है। हालांकि हांगवन जुन के बातों में दम था, क्योंकि हांगवन जुन जैसा एक जीनियस इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, और ना ही तो हांगवन जुन को ऐसा कोई वहम कभी भी हुआ था। वो लोग सोचते हैं कि सलाह के बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च करेंगे। हांगवन जुन और उसके साथी हांगवन जुन के सीक्रेट अड्डे पर रह रहा था, जिसके चलते वेन रूहान और उसके पार्टनर जिन गोंगायो को उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उन्होंने तो सोचा था कि शायद उस जीव ने हांगवन जुन और उन दोनों असिस्टेंट को भी मार दिया है। चारों तरफ हांगवन जुन के डेथ के न्यूज़ फैल चुका था, लेकिन उसके साथ साथ एक और न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रहा था। वो ये था कि फेमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आयाटा के डायरेक्टर वेन रूहान और उसके मैनेजर जिन गोंगायो ने डीप सी में एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला चीज़ों का इन्वेंशन किया था। पहले तो ये न्यूज़ हांगवन जुन ने दबा दिया था, आम लोगों तक नहीं पहुंचने दिया था, लेकिन वो न्यूज़ इस बार फिर से ट्रेंडिंग में चल रहा था और उसके साथ साथ उस जीप का फ़ोटो भी दिया गया था। हांगवन जुन को जब ये इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है वो पूरा बेचैन हो जाता है। वो अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर उसने क्यों उस जीप को वहाँ पर छोड़ के आ गया। उसके वो जीप को वहाँ छोड़ने के बहुत दिनों तक वेन रूहान और उसकी टीम वहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। वो लोग चारों तरफ सिर्फ उस क्रिएचर को ढूंढते हैं। फाइनली उसे वो क्रिएचर मिल जाते हैं और वो उसे फिर से उठा के अपने लैब में लेके चला आया था। अब तो हांगवन जुन के सामने और भी बड़ी मुश्किलें था। पहले तो हांगवन जुन ने उस जीप को कैसे भी करके बचा लिया था, क्योंकि वो वहाँ काम करता था और वहाँ काम करते करते उसने सभी चीज़ों के बारे में पता लिया था। लेकिन इस बार वो कैसे उस जीप को बचाएगा, और अगर वो जीप फिर से पकड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ हांगवन जुन की एक लापरवाही की वजह से पकड़ा गया। हांगवन जुन थोड़ी देर वेट कर सकता था और देख सकता था कि वो जीप सही सलामत अपने घर पहुंच गया है कि नहीं। उसके बाद हांगवन जुन आ सकता था, लेकिन हांगवन जुन ने इतना सब कुछ नहीं सोचा और तुरंत वहां से वापस चला आया, जिसके चलते वो जीप फिर से वेन रूहान और उसके लोगों के हाथों में पकड़ा गया। अब हांगवन जुन कैसे उस जीप को वहाँ से वापस बाहर निकालेगा। अब तो वेन रूहान उस सिक्योरिटी पासवर्ड को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया होगा। हांगवन जुन के सामने अब बहुत ही बड़ा चैलेंज था। उसे फिर से उस क्रिएचर को वहाँ से बाहर निकलना था। वो सीक्रेटली अपना भेस बदलता है और वहाँ जाके सब कुछ नोटिस करता है। इस बार वेन रूहान ने कमीनेपन की सारे हद तोड़ दिया था, क्योंकि वो सच में उस क्रिएचर को इस बार एक एग्जीबिशन में दिखा रहा था। हांगवन जुन जब देखता है उस एग्जीबिशन में कैसे वो जीव अपना बेजान होकर पड़ा हुआ है, हांगवन जुन को बड़ा दुख होता है। वो इस सब की गिल्टी अपने आप को मान रहा था। अगर वो इस डीप ओशियन रिसर्च को कंप्लीट नहीं करता तो शायद इस क्रिएचर का ऐसी हालत नहीं होता। हांगवन जुन फिर से अपना फेस बदलता है और वेन रूहान पर टाइट नज़र गड़ाए रखता है। अब तो हांगवन जुन ने अपने कई सारे साथी भरोसेमंद साथियों को अपने साथ मिला लिया था और वेन रूहान के चारों तरफ नज़र गड़ाए बैठा था। इस बार वो लोग दूसरे टेक्नोलॉजी और दूसरी तरह की प्लान का यूज़ करते हैं, जिसके चलते वो लोग फिर से उस सलाह तक पहुँच गया था। लेकिन इस बार वेन रूहान की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट था और हांगवन जुन चाहकर भी उस कमरे में घुस तो गया था, लेकिन उस क्रिएचर को बाहर नहीं निकाल पा रहा था कि तभी हांगवन जुन ने नोटिस किया कि वो क्रिएचर जो अब तक बेजान होकर उस टैंक के अंदर बंद पड़ा था वो मूवमेंट कर रहा है। और देखते ही देखते उस क्रिएचर ने एक झटके ने उस ट्यूब को पूरी तरह से तोड़ दिया। चारों तरफ कांच ही कांच बिखरे हुए थे। वो क्रिएचर एक छलांग लगाता है और हांगवन जुन के पास आके गिरता है और उसे कहता है, लंजा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, आखिर तुम आ ही गए। उस क्रिएचर के होठों में थोड़ा सा स्माइल था जो दिखने में क्रीपी तो लग रहा था, लेकिन हांगवन जुन के नज़र से देखो तो ये एक बहुत ही कामिंग सा स्माइल था जो कि उम्मीद भरी नज़र से हांगवन जुन को देख रहा था। हांगवन जुन इस बार बहुत ही तगड़ी प्लानिंग के साथ एंट्री किया था, लेकिन उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो उस क्रिएचर ने ही कर दिया था। उस क्रिएचर को हर एक चीज़ के बारे में पता था, मानो इतने दिन वहाँ रहकर वो क्रिएचर हांगवन जुन की तरफ ही ऑब्जर्व कर रहा था सब कुछ और हांगवन जुन के आने का इंतज़ार कर रहा था। इस बार हांगवन जुन उस क्रिएचर को इजीली वहाँ से बाहर निकलता है और अपने अड्डे पे लेके चला जाता है। जाने के टाइम वेन रूहान के कुछ गार्ड्स ने हांगवन जुन को देख लिया था। उन लोगों के ऊपर फायरिंग किया जा रहा था, लेकिन कैसे भी करके हांगवन जुन और उसकी टीम उन लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उस क्रिएचर को लेके अपने अड्डे में आ गया। जब वो लोग उस क्रिएचर को उस टैंक से बाहर निकलते हैं तब वो क्रिएचर टेंशन भरी नज़र से हांगवन जुन को देखने लगता है और उसके हाथ पैर को चेक करने लगता है। उसके शर्ट के ऊपर से ही हांगवन जुन पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तब वो क्रिएचर हांगवन जुन से पूछता है, वो तुम्हें गोली लगा था ना, तुम्हें वो लोग हर्ट किया था ना, तुम ठीक तो हो ना? हांगवन जुन को
याद आता है कि हाँ रे हाँ, उस बार तो उसे गोली लगा था। फिर कई दिनों तक ट्रीटमेंट लेने के बाद हंगबन ठीक तो हो गया था, लेकिन क्या ये जीव उसका इतनी ज़्यादा केयर करता है कि वो उस दिन की बातों को लेकर अब तक टेंशन में है और हंगबन को पूछ रहा है कि वो सही है कि नहीं। हंगबन उस क्रिएचर को बोलता है कि वो सही है, लेकिन हैरानी की बात था कि ये क्रिएचर इस बार सब कुछ अच्छे से बोल पा रहा था। यहाँ तक कि उसने हंगबन को बहुत मदद किया और उसे गाइड किया, ये बोलकर कि उसे कहाँ कैसे कुछ सब कुछ करना है ताकि वो लोग ईजिली वहाँ से बाहर निकल सके। वो क्रिएचर इस बार बहुत ही बीमार और बेजान सा दिख रहा था। वही उसके बहुत सारे टेंट्रिकल्स बुरी तरह से पिसले हुए थे, क्योंकि वेन रूहान ने उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था और उसके ऊपर कई तरह से रिसर्च किया गया था और उसके ऊपर अलग अलग तरह की केमिकल और मेडिसिन यूज़ किया गया था। हंगबन ने पहले से ही एक मेडिसिन तैयार करके रखा था जो वो उस क्रिएचर के टेंट्रिकल्स में लगा देता है जहाँ जहाँ उसके घाव था। उस क्रिएचर को बड़ा ही तकलीफ हो रहा था, लेकिन जब मेडिसिन लगाना कंप्लीट हो जाता है तब वो हंगबन को कहता है, शुक्रिया लंजा। हंगबन कहता है कि तुम आखिर बार बार मुझे लंजा क्यों बुला रहे हो और तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम लंजा है। तब वो क्रिएचर कहता है, मुझे पता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शायद मुझे नहीं जानते। तब हंगबन कहता है कि तुम सब कुछ मुझे बताओ और तुम बोल सकते हो, तुम वो उस दिन नहीं बोल पा रहे थे ना, लेकिन आज तुम कैसे बोल पा रहे हो। तब उस क्रिएचर ने कहा कि उसने उस ह्यूमंस के सभी हरकतों को नोटिस किया जब वो उस कैद में था। तब वो उन लोगों के सभी हरकतों को नोटिस किया और उनके सभी आदतों को अपना लिया, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बोलना भी सीख गया। कई सालों से ना बोलने की वजह से उसका जीभ अकड़ गया था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो अच्छे से बोल पा रहा है। तब हंगबन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो। वो क्रिएचर कहता है कि उसका नाम सलाह है और वो उसे श्राप मिला था जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। हंगबन कहता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानता। तब वो सलाह कहता है कि उसका नाम विंग है। हंगबन अपने मन में उस विंग नाम को रिपीट करता है। विंग उसे कहता है कि वो एक समय पर एक इंसान हुआ करता था। वो लोग कल्टीवेशन वॉल में थे। उस कल्टीवेशन वॉल का सबसे वीर दो योद्धा था, वे वुशियान और लान वांगजी। एक दिन विंग लंजा की क्लैन में गया था शिक्षा लेने। तब लंजा से विंग को पैर हो गया था, लेकिन विंग को नहीं पता था कि लंजा भी उसे पैर करने लगा था। फिर बहुत दिनों बाद लंजा ने विंग को प्रपोज किया था। विंग ने भी हाँ कह दिया था। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी उन दोनों के लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गया और विंग और लंजा दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ गए। विंग ने कई सारे लोगों की जान लिया और तो विंग ने लंजा की भी जान को ले लिया था, जिसके बाद विंग पूरी तरह से टूट गया था। एक तो वो जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो सुसाइड करने गया था। एक तो उसने इतने सारे लोगों को जान लिया है, उसके ऊपर उसने अपने बिलव्ड पर्सन का भी जान लिया है और तो वो खुद सुसाइड करने जा रहा था। इसकी वजह से उसे हेवन से श्राप मिला था, जिसके बाद वो इस अजीब से क्रिएचर में तब्दील हो गया। हंगबन हैरान होकर उस अजीब से क्रिएचर से पूछता है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। उस क्रिएचर तब हंगबन से कहता है कि ये तो हंगबन को ही पता लगाना पड़ेगा। तब सुयांग अचानक से कुछ याद आता है और वो उस क्रिएचर से पूछता है कि ठीक है, तुम क्रिएचर में तब्दील हो गए हो, लेकिन कुछ तो ऐसा उपाय होगा जिसके थ्रू तुम इंसान में बदल सको। तब वो क्रिएचर कहता है कि उसे नहीं पता कि कैसे वो इंसान का रूप ले सकता है। उसे जब श्राप दिया गया था तब उसे ये कहा गया था कि उसका सिर्फ बिलव्ड पर्सन ही उसे उस अंधेरी समंदर के गहराई से निकाल पाएगा और उसे इंसानी रूप भी दे पाएगा, लेकिन ये कैसे होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। सोंगलन कहता है तो फिर हम क्या करें। तब वो क्रिएचर कहता है कि इसके बारे में हंगबन को ही पता लगाना होगा। हंगबन पूछता है कि आखिर कैसे, मैं यहाँ कैसे, माना कि मेरा नाम वांगजी है, लेकिन मैं वो तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तो हरगिज़ नहीं हो सकता। तब सलाह कहता है, हाँ यही सच है, तुम ही वो पर्सन हो, क्योंकि तुम्हारे छूने के बाद ही मैं बोल पाया हूँ। मेरी आवाज़ वापस आ गया है और जिस इंसान से मैंने कभी अपने खुद से भी ज़्यादा प्यार किया था, क्या मैं उस इंसान को पहचानने में गलती कर दूँगा। शायद तुम मुझे भूल गए हो लज्जा, लेकिन मैं उस इंसान को कैसे भूल सकता हूँ जिससे मैं इतना प्यार करता था, जिसके लिए मैं जीने का मरने के लिए भी तैयार था, और जिस इंसान की जान को मैंने अपने इन दोनों हाथों से लिया है। मैं उस इंसान को पहचानने में गलती कभी नहीं कर सकता लंजा। सलाह की आंखों में कुछ तो वैसा था जो कि हंगबन को अनकम्फर्टेबल कर रहा था। पता नहीं उसे क्यों वैसा फील हो रहा था कि ये क्रिएचर जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, लेकिन था तो वो एक साइंटिस्ट ही ना। कैसे आखिर वो विज्ञान के परे जाकर इस क्रिएचर के ऐसे अजीब अजीब बातों पर भरोसा कर सकता था। ना ही तो वो पास्ट लाइफ में बिलीव करता था और ना ही फ्यूचर लाइफ में। वो एक वैज्ञानिक होने के नाते वो बस आज ही के दिन पर यकीन करता था, और इस क्रिएचर की बातें उसे बिल्कुल अजीब फील करा रहा था। उसके दिल और दिमाग में मानो जंग सा छेड़ चुका था। वो कहता है कि मैंने हज़ारों सैकड़ों किताबें पढ़ी है, लेकिन तुम्हारे बारे में इतिहास के किसी भी पन्नों पर नहीं लिखा है। आखिर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लूँ। तब वो सलाह कहता है
नहीं, तुम उस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा। हंगन जुन कहता है कि नहीं, मैंने सभी किताब को पढ़ लिया, मैंने लगभग वर्ल्ड के सारी किताब को ख़त्म कर लिया है, लेकिन उस किताब के बारे में मुझे आज भी नहीं पता, और ऐसे कोई किताब है भी मुझे तो नहीं पता। तब सलाह कहता है कि हाँ, एक किताब है हमारे बारे में, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बारे में लिखा गया है, वो अभी तक रखवाले में है और उम्मीद करता हूँ कि तुम उस किताब को जल्दी से ढूंढ लोगे। हंगन जुन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ कि वो किताब कहाँ है। सलाह कहता है ये तो तुम्हें ही ढूंढना होगा। हंगन जुन कहता है नामुमकिन है, ऐसा कोई किताब हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो फिर तुम इंसानी रूप में आओ ना। अगर तुम सच में इंसान थे या फिर तुम्हें कर्ज मिला है तो उस कर्ज को तोड़ने का कोई तो रास्ता होगा। उस सलाह कहता है कि उस कर्ज को तोड़ने का बस एक ही रास्ता है और वो किताब में है, और वो रास्ता कौन सी है वो खुद मुझे भी नहीं पता। उस क्रिएचर की बातों को सुनने के बाद हंगन जुन पूरा बेचैन होकर उठा था। उसे पता था कि ये सब कुछ झूठे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक साइंटिस्ट था, वो इन सब बातों में भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसका दिल का किसी कोने में ये आवाज़ निकलता था कि हाँ, वो जो सब कुछ कह रहा है वो सब कुछ सच है। हंगन जुन को एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। हंगन जुन पूरा बेचैन हो उठा था। उसने कई बार लाइब्रेरी की छानबीन किया, लेकिन उसे ऐसा कोई सुराग नहीं मिला और ना ही ऐसा कोई किताब मिला है। हंगन जुन को वैसे बेचैन देखकर एक दिन सुयांग हंगन जुन से कह ही देता है, बॉस मैं एक बात सोच रहा था। हंगन जुन कहता है बोलो। सुयांग कहता है कि आपने एक बार कहा था, देखो बॉस बुरा मत बनना, हाँ मैं बस मेरे दिमाग में आया इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप प्रॉमिस करो पहले कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। हंगन जुन कहता है कि जो है पहले बोलो। सुयांग कहता है कि नहीं, आप पहले प्रॉमिस करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। हंगन जुन कहता है कि ठीक है, आप बोलो भी। सुयांग कहता है देखो बॉस, आपने एक बार कहा था कि आप दोनों के बीच बाई चांस किस हो गया था, उसके बाद वो बोलने लगा था। क्या इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में किस हुआ इसीलिए वो बोल पाया, और अगर उसे इंसान में तकदीर होना होगा तो आपको शायद वो करना होगा। हंगन जुन कहता है वो मतलब क्या। सुयांग कहता है बॉस आप खुद ही समझ लो ना, आप इतने बड़े इंसान हो, आपको क्या बातों में समझाना पड़ेगा। हंगन जुन को फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर सुयांग क्या कह रहा है। वो फिर से सुयांग को डांट देता है और कहता है जो कहना है तुम सीधी सीधी बात में कहो। सुयांग कहता है बॉस वो मैं इंटीमेसी की बात कर रहा था। हंगन जुन पूरा चौंक के उठा और गुस्से से सुयांग को घूरने लगा। तुम क्या बात कर रहे हो। सुयांग कहता है कि देखो बॉस मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो आपके किस करने के बाद उसने बोलना शुरू किया था, तो क्या पता कि आप दोनों की इंटीमेसी के बाद वो इंसान में बदल जाए और चलने भी लग जाए। हंगन जुन कहता है छी, और डिसबिलीवली सुयांग के तरफ देखने लगता है और कहता है तुम मेरे असिस्टेंट हो ना, तुम आखिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। सुयांग कहता है देखो बॉस आपने प्रॉमिस किया था कि आप गुस्सा नहीं करोगे। हंगन जुन सुयांग से कुछ नहीं कह पाता। सुयांग कहता है बॉस क्या हुआ, कुछ सोचा आपने। हंगन जुन कहता है बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ, छी तुम सोच रहे हो वो क्रिएचर है और मैं कैसे, कभी नहीं ये होगा, कभी भी नहीं। ये कह के हंगन जुन वहाँ से निकल गया और सुयांग अपना मन में कुछ सोचने लगा और कहा क्या गलती किया है मैंने, मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा, शायद इसके बाद हो सकता है। बॉस बॉस रुको ना, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए बॉस। लेकिन हंगन जुन वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पार्ट प्लीज़ कमेंट में बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना।